हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए पिछले एक हफ्ते से जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, उनसे संबंधित प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो कि आपके सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये करंट अफेयर्स की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। चलिए देखते हैं हम अपना आज का प्रश्न। भारत के यूपीआई पेमेंट को अपनाने वाला देश कौन सा बना है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। देखिए, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी नेपाल। मतलब जो भारत का यूपीआई पेमेंट है उसको किस देश ने अपनाया है? नेपाल ने अपनाया है। ठीक। यूपीआई मतलब क्या होता है? जो आप डिजिटली मनी ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे गूगल पे, अमेजॉन पे, पेटीएम, फ़ोनपे, ये सब किससे चलता है? यूपीआई पेमेंट से चलता है। आप किसी भी एक कंपनी के यूपीआई को स्कैन कर देंगे तो पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाता है, जैसा कि आप लोग करते भी होंगे। तो यूपीआई मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसका संचालन कौन सी संस्था करती है? वो करती है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जो भी आज के टाइम में आप लोग डिजिटल मनी ट्रांसफ़र करते हैं या ई रुपीज़ का जो भी यूज़ हो रहा है, वो इसी संस्था के द्वारा देखा जाता है। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वही संचालित कौन करती है? यूपीआई को भी संचालित करती है। तो यूपीआई मतलब क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक। तो इस पे पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन सी नेपाल। अच्छा, अभी एक कुछ दिन पहले एक देश और था जिसने भारत का भीम ऐप यूज़ किया था, भीम यूपीआई ऐप। तो वो देश था भूटान। ये थोड़े दिन पहले की घटना है कि भूटान ने भारत का भीम ऐप यूज़ किया था पेमेंट के लिए। ठीक। उसी तरीके से अभी जो हाल ही में घटना हुई है वो नेपाल ने यूज़ किया है यूपीआई पेमेंट भारत का। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कौन सी बनने जा रही है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आने वाले एग्जाम्स के लिए कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कौन सी बनने वाली है। ठीक। तो ऑप्शन ए है आपका पीर पंजाल, ऑप्शन बी T49, ऑप्शन सी अटल सुरंग, ऑप्शन डी सेला सुरंग। देखिए, इसके पहले जो लंबी सुरंग थी रेलवे की वो थी पीर पंजाल। लेकिन अब पीर पंजाल को पीछे छोड़कर जो अब रेलवे सुरंग बनने वाली है सबसे लंबी भारतीय रेलवे की, वो है ऑप्शन बी T49। कौन सी है? T49 सबसे लंबी सुरंग होगी भारतीय रेलवे की, जिसकी लंबाई होगी 12.758 किलोमीटर। क्या होगी? 12.758 किलोमीटर। और इसके पहले कौन सी थी? पीर पंजाल, जिसकी लंबाई क्या थी? 11.2 किलोमीटर। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ होगी ये सुरंग? ये सुरंग तो जो अवस्थित होगी ये जम्मू में होगी और दो जगहों को जोड़ेगी। एक है सुंबर और दूसरा है अरपंचिला। क्या है? सुंबर और अरपंचिला। ठीक, इन दो जगहों को जोड़ेगी कौन सी सुरंग? T49। सुंबर और अरपंचिला। लंबाई कितनी है? 12.758 किलोमीटर। इसके पहले कौन सी थी? पीर पंजाल, 11.2 किलोमीटर की। ठीक। तो सबसे लंबी सुरंग कौन होने वाली है? T49, सुंबर से लेकर अरपिंचिला तक। कहाँ है? जम्मू में है। और किस रेल लिंक के थ्रू है? यह है उधमपुर श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक। ठीक है, कौन सा है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ठीक। तो इस दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? T49। लंबाई कितनी है? 12.758 किलोमीटर। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट प्रश्न। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? देखिए, हर साल दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मनाया जाता है और उसमें अभिनेता अभिनेत्री और फिल्म को चुना जाता है जो भी बेस्ट होते हैं।
तो अब की बार किसको मिला है यह अभिनेता के लिए? ऑप्शन डी है हमारा रणवीर सिंह। इनको मिला है बेस्ट अभिनेता का अवार्ड। कौन सा? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। ठीक, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। एक होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड, वो 91 नंबर का, मतलब 51 नंबर का किसको दिया गया था? अभी हाल ही में कुछ दिन पहले रजनीकांत जी को दिया गया था। ठीक है, साउथ के मेगा स्टार हैं रजनीकांत, उनको कौन से नंबर का दिया गया था? 91 नंबर का, 51 नंबर का। ठीक, वो अलग अवार्ड है। लेकिन ये जो अवार्ड होता है ये हर साल दिया जाता है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है दादा साहब फाल्के का। ठीक, तो इसमें किस अभिनेता को मिला है? रणवीर सिंह को मिला है। ठीक, और अल्लू अर्जुन की जो पुष्पा पिक्चर आई थी वो बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर बनी है। ठीक है, बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर कौन बनी है? पुष्पा। लेकिन अगर पूछा जाए बेस्ट फिल्म कौन चुनी गई है, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की शेरशाह चुनी गई है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की कौन सी? शेरशाह, इसको बेस्ट फिल्म मिला है। और बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर किसको मिला है? पुष्पा को मिला है। ठीक, अभिनेता कौन है? रणवीर सिंह, जिसको यह अवार्ड मिला है। और अभिनेत्री कौन है? कीर्ति सेनन, मिमी पिक्चर के लिए। और रणवीर सिंह को किस पिक्चर के लिए मिला है? अभी हाल ही में आई थी 83, जो कपिल देव जी का रोल किया था रणवीर सिंह ने, तो उसी के लिए इनको बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला है। कौन से अवार्ड मिला है? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कौन सी कंपनी भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बनी है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले कोयले का संकट हमारे भारत में सुनाई पड़ रहा था कि कोयला ख़त्म होने वाला है। ठीक, तो उस टाइम कोयले के प्रोडक्शन को जिस कंपनी ने बढ़ाया वो थी कोल इंडिया लिमिटेड। कौन सी थी? कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक, और इसी की वजह से इसको सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हमारा है कोल इंडिया लिमिटेड, ये भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बनी है। ठीक, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में, 1975 में। और इसके चेयरमैन कौन है? प्रमोद अग्रवाल। कौन? प्रमोद अग्रवाल। स्थापना 1975 में। देखिए एक बात और बता दूं, ये जो कोल इंडिया लिमिटेड है ये हमारी महारत्न कंपनी है। कौन सी कंपनी है? महारत्न। महारत्न कंपनी, अभी हाल ही में एक और कंपनी को चुना गया है। और अगर पूछा जाए कि अब भारत में कितनी महारत्न कंपनी है, तो अब 11 महारत्न कंपनी है। कितनी है? 11। और अभी हाल ही में 11वीं महारत्न कंपनी बनी थी पावर फाइनेंस, जो ऑप्शन बी है आपका पावर फाइनेंस, इसी को अभी 11वें नंबर की महारत्न कंपनी के रूप में चुना गया था। अभी ये जल्दी की करंट की ही न्यूज़ है। तो कौन सी बनी है महारत्न कंपनी 11वें नंबर की? पावर फाइनेंस। ठीक, और कोल इंडिया लिमिटेड भी हमारी क्या है? एक महारत्न कंपनी ही है। और इसी को सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में चुना गया है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? आप लोग को पता ही होगा, जो ऑप्शन बी है 21 फरवरी, यही आपका राइट आंसर है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। ठीक, 20 फरवरी को क्या मनाया जाता है? सामाजिक न्याय दिवस। 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस, रामसर सम्मेलन जो हुआ था ना 2 फरवरी 1971 में, उसी के लिए 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। और 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा एंटोनियो जेनेफ और येलेनिया क्या है? आपको दिख रहा है 4 ऑप्शन, काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। एंटोनिया, जेनेफ और येलेनिया क्या है? पहला है द्वीप, दूसरा है कोविड वैक्सीन, तीसरा है तूफान और चौथा है नए किस्म के फूल। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी तूफान। कौन सा है? ऑप्शन सी तूफान।
ठीक। ये जो तूफान था, ये अभी पिछले एक हफ्ते में जर्मनी के तट से ये तीनों तूफान टकराए हैं। ठीक है, एंटोनिया, जेनेप और येलेनिया जर्मनी के तट से ये तूफान टकराए थे। अब जर्मनी से अभी हाल ही में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा, अभी जल्दी की ही न्यूज़ है, करंट का ही क्वेश्चन है कि जर्मनी के चांसलर चेंज हो गए हैं। इससे पहले आपने सुना होगा, जो हमारी पिछली जर्मनी की जो चांसलर थी वो थी आपकी एंजेला मार्केल। जो इसके पहले की चांसलर थी वो थी एंजेला मार्केल। ये काफ़ी दिनों से थी, लगभग 15-16 साल से, और ये जर्मनी की मात्र पहली महिला थी जो कि चांसलर के पद पे थी। ठीक। और अभी इनको रिप्लेस करके किसको चुना गया है? ओलाफ सॉल्स को। ओलाफ सॉल्स। ठीक। तो कौन बना है नया चांसलर जर्मनी का? ओलाफ सॉल्स। ठीक। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? तूफान, जो कि किससे टकराया था? जर्मनी के तट से। ठीक। और जर्मनी के नए चांसलर कौन है? ओलाफ सॉल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस देश ने डोनेस्ट और लुहांस को स्वतंत्र देश घोषित किया है? देखिए, अभी आपको पता ही है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग चल रही है। ठीक है, और खतरा काफ़ी बढ़ भी रहा है, युद्ध बहुत ही गहरे लेवल पे जा रहा है। जो उसका मेन रीज़न था वो आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि जब तक रूस यूएसएसआर था, सोवियत संघ था, तो उसमें कई देश शामिल थे और उसमें यूक्रेन भी पहले शामिल हुआ करता था। लेकिन 1991 के बाद जब सारे देश अलग हुए तो उसी में यूक्रेन भी रूस से अलग हो गया था। ठीक। और उसकी सीमा रूस से अभी भी लगती है। अब यूक्रेन चाहता था नाटो में सम्मिलित होना। नाटो क्या है? अमेरिका के द्वारा संचालित एक यूरोप संगठन के साथ एक संस्था है जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी और वर्तमान में इसमें 30 देश शामिल हैं। ठीक। तो नाटो में यूक्रेन जाना चाहता था। क्यों जाना चाहता था? क्योंकि नाटो में एक रूल है जिस पे सभी ने सिग्नेचर किया है कि अगर किसी भी देश पे हमला होता है तो उसमें सम्मिलित जितने भी देश हैं, वर्तमान में अभी 30 देश हैं, तो 30 के 30 देश पे वो आक्रमण समझा जाएगा और 30 के 30 देश उस देश के विरुद्ध लड़ेंगे। अगर इन 30 देश में किसी भी देश के ऊपर अटैक होता है तो ये 30 देश मिलके उस देश के खिलाफ लड़ेंगे। इसी कारण से यूक्रेन भी उसमें शामिल होना चाहता था, लेकिन रूस ऐसा नहीं होने देना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसकी सीमा यूक्रेन से लगती है और कल को ऐसा भी हो सकता था कि रूस के कई हिस्सों पे अटैक हो जाए। इसी डर से रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। ठीक। यही मोटा मोटा कारण था जो कि आगे चल के अभी बहुत ही दिनों से ये चर्चा में था, लेकिन अभी ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया और जिसके कारण अब युद्ध में परिवर्तित हो गया। ठीक। तो यूक्रेन का ही जो पूर्वी इलाका है, जो ईस्ट का इलाका है, जिसको हम कहते हैं डोनबास क्षेत्र, डोनबास क्षेत्र, ये जो लिखा हुआ है डोनेस्क और लुहांस्क, इन्हीं दोनों को मिला के डोनबास क्षेत्र कहा जाता है और इसी को रूस ने एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। क्यों घोषित कर दिया है? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो यूक्रेन में रहना नहीं चाहते हैं। ठीक। और यूक्रेन का विरोध कर रहे थे, तो इसी को देखते हुए रूस ने पूर्वी जो यूक्रेन है उसका जो पार्ट है डोनेस्क और लुहांस्क को, जिसको हम कहते हैं डोनबास का क्षेत्र, उसको एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। ठीक। तो इसको स्वतंत्र देश किसने घोषित किया है? रूस ने। इस क्षेत्र को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? डोनबास का क्षेत्र। डोनेस्क और लुहांस्क के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहते हैं? डोनबास का क्षेत्र। ये कहाँ का हिस्सा है? यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस देश द्वारा अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की गई है? देखिए, ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में जापान के द्वारा, किसके द्वारा? जापान के द्वारा उसकी पहली हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया गया है। ठीक। जिसका नाम है हाइब्री। क्या नाम है? हाइब्री।
ठीक। तो पहली हाइड्रोजन ट्रेन किसके द्वारा लॉन्च की गई है, किस देश के द्वारा, जापान के द्वारा। ये जापान की पहली है, विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन नहीं है ये, ठीक है, जापान की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। और अगर पूछा जाए विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किसने लॉन्च किया था, तो वो था जर्मनी का। कौन सा था, जर्मनी। पहली हाइड्रोजन ट्रेन किसने लॉन्च की थी, जर्मनी ने। और अभी हाल ही में किसने लॉन्च की है, जापान ने। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन डी, जापान। नेक्स्ट प्रश्न, आईबीएम किस शहर में भारत का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू करेगा। आईबीएम आपको पता ही है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक, ये एक कंपनी है जो कि भारत का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र खोलेगा। ठीक, अभी आने वाले दिन में आप सुनेंगे कि भारत का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ खोला गया। तो कहाँ खोला गया है, यह ऑप्शन ए, बेंगलुरु में। कहाँ खोला गया है, बेंगलुरु में। ठीक, और किसने खोला है, आईबीएम ने। अब देखिए आईबीएम आया है, तो आईबीएम के सीईओ के बारे में जान लीजिए। आईबीएम के सीईओ हैं अरविंद अडिगा। कौन है, अरविंद अडिगा। ये भी क्या है, एक भारतीय हैं। इस टाइम जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उसमें भारत के कोई ना कोई पद पे जरूर अवस्थित है। ठीक है, जैसे हाल ही में अभी ट्विटर का सीईओ बनाया गया था पराग अग्रवाल को। ठीक, उसी तरीके से अभी आईबीएम के कौन है, अरविंद अडिगा। गूगल के कौन है, सुंदर पिचोई। और माइक्रोसॉफ्ट के कौन है, सत्य नडेला। ठीक, और अभी सत्य नडेला और सुंदर पिचाई को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। सत्य नडेला और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। ठीक, तो आईबीएम के हेड कौन है, अरविंद अडिगा। सॉरी, मतलब सीईओ कौन है, अरविंद अडिगा। और आईबीएम क्या करेगी, भारत में पहला साइबर सुरक्षा केंद्र खोलेगी। कहाँ खोलेगी, बेंगलुरु में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, रमेश बाबू प्रज्ञानंद को का संबंध किस खेल से है, या का किस खेल से संबंध है। ठीक, तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद जो हैं वो अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में थे, क्योंकि इन्होंने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। किस में हराया है, शतरंज में हराया है, चेस में। ठीक है, मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के वर्ल्ड चैंपियन हैं। ये काफ़ी दिनों से वर्ल्ड चैंपियन है, विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। इनको किसने हरा दिया है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद। 16 साल के हैं ये। ठीक, और इनका संबंध किससे है, शतरंज से है, चेस से। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी, शतरंज। कौन है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद। क्या किया है, मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड चैंपियन को हराया है। मैग्नस कार्लसन कहाँ के हैं, नॉर्वे के। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे पिछले एक हफ्ते के, उन सब को मैंने बताया, और उनसे रिलेटेड जितने भी और फैक्टर्स मैंने बताए हैं, अलग से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते थे उसकी भी व्याख्या मैंने की है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना ज़रूर मत भूलिएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू।